अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ खुदा खुदा करके वफाकी काबीना अनाउंस हो गई। काबीना का प्रोफाइल हम तज्जियाकारों के साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इस वफाकी काबीना के अंदर अहम तरीन मामलात क्या हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये किसी सियासी मफाहिमत का नतीजा है, मजबूरी का नतीजा है, और अगर ये नतीजा निकल भी आया तो इस नतीजे के अंदर से मुल्क के लिए क्या निकलेगा। हुकूमत आपको काबीना के अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ लाकर क्या बता रही है। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में अब इस पर बात करेंगे। दूसरा हिस्सा जो है बहुत अहम है। मुल्क का जो सीनियर तरीन जज है, जिसने चीफ जस्टिस मौजूदा के बाद ये कुर्सी संभालनी है, उसके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ने, और अब साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये मैंने गलती की। वो सदारती रेफरेंस जिसको सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी ने अप्रूव करके भिजवाया, जिसको कितने तवील अरसे तक जस्टिफाई करते रहे, जिसको बुनियाद बना के काजी फायज़ ईसा, उनकी बीवी, उनकी औलादों के ख़िलाफ़ बदतरीन गलीज़ तरीन कैंपेन चलवाई, जिसको तमाम मिनिस्टर्स ने ओन किया, जिसको फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसको अब कहते हैं जी कि वो तो गलती हो गई। इतना ही आसान काम है, इतनी ही आसानी के साथ आप लोगों की पगड़ियाँ उछाल सकते हैं, कानून को वायलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और प्रोग्राम के उस समय हमारे पास अब्दुल क़य्यूम सदीकी होंगे, हसनात मलिक होंगे। लेकिन पहले ज़रा आ जाएं मौजूदा काबीना की तरफ। हमें बशीर चौधरी ने ज्वाइन किया, जो सहाफ़ी हैं उर्दू न्यूज़ की तरफ से, आपका बहुत शुक्रिया। हमें माजिद निज़ामी ने भी ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज्जियाकार GOTV, इनका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा मैं आपको पहले बता दूँ कि मुझे जो हैरानी इसके अंदर हुई वो ये थी कि इस काबीना को आते आते इतनी देर लगी। ज़रा मैं माजिद से पूछता हूँ, माजिद आपको हैरानी हुई कि देर लगी, लेकिन अब काबीना का साइज़ देख के लगता है कि अगर 2-2, 3-3 मिनिस्टर्स भी आपने एक दिन में तैयार किए होते तो वैसे तो हफ्ता डेढ़ तो लग ही जाना था। जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि जो कैबिनेट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो बड़ा काबिल गौर है। पीपल्स पार्टी और PMLN की वजारतों में बहुत कम फ़र्क है। इसी तरह 4 वजारतें JUIF को दी गई हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, और इतलात हैं कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी उन्हीं के पास जाएगा। इस तरह से एक और चीज़ भी देखने की है कि वो तमाम जमातें जो अदम एतमाद में तकसीम हो गई थी, उसमें BAP है, उसमें मुस्लिम लीग काफ है, तो उनको भी हिस्सा दिया गया है। मेरा ख्याल है कि ये सोच विचार ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से काबीना का इंतखाब लेट होता गया है। और इसमें ये हिस्सा बकदरे इलेक्टोरल जुस्सा नहीं है। मेरे ख्याल में हिस्सा बकदरे अदम एतमाद की तहरीक में जो आपने हिस्सा डाला उसके मुताबिक है। जी बिल्कुल। और इसमें जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ के माजी को अगर हम देखें तो उन्होंने पंजाब में इत्तेहादी हुकूमतें नहीं चलाई। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के MPs और वज़रा के साथ काम किया है। तो ये उनका एक पहला तजर्बा होगा कि जिसके अंदर उन्हें लेन देन करना पड़ेगा, चीज़ों को तय करना पड़ेगा, इत्तेहादियों को मना के रखना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक नया इम्तिहान होगा, क्योंकि पंजाब में पहली 3 हुकूमतों में उन्हें ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वज़रा उनके कारकुनान या कायदीन होते थे, और उनको मनाना, उनसे बात करना या उन पे हुक्म शहबाज शरीफ आजकल जिस मूड में हम सबको मना लेंगे, अब तो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हो गई है, तो बड़े वो बशीर साहब बहुत ही अच्छे मूड में है शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो अकोमोडेट करेंगे। इसमें आपको फ्रिक्शन नजर आती है इस काबीना के अंदर, कहीं फ्रिक्शन होगी या नहीं? मेरा ख्याल है जब भी इत्तेहादी हुकूमत होती है, आपने माजी में भी देखा है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी और फिर इवन PTI के दौर में भी फ्रिक्शन तो होती है। लेकिन ये काबीना चूंकि इसके पास टेन्योर बड़ा थोड़ा है, सफर मुख्तसर है, तो आराम से गुजर जाएगा। थोड़े थोड़े रोले गोले भी होंगे तो वो काम चल ही जाएगा। लेकिन स्ट्राइकिंग चीज़ क्या नजर आई आपको जब आपने देखा? आपने कहा अच्छा इसमें आपको ये जो लिस्ट आपके सामने पड़ी है, ये मुझे कल रात को कहीं से मौसूल हुई थी, और मुझे उसको देख के जो जिसको कहते हैं कि एक थोड़ी सी स्ट्राइक हुआ था कि अब्दुल कादिर पटेल का नाम था, एक भाइयों हैं आबिद भाइयों, उनका नाम शामिल था। इसी तरह 1-2 और लोग जो है वो साजिद तूरी हैं, उनका नाम शामिल है। ये ऐसे लगता है कि जैसे जरदारी साहब ने अपनी B टीम जो है वो मैदान में उतारी है, और अपनी B टीम को उन्होंने एक तरह से एडजस्ट किया है, खुश किया है कि
चले आप भी कुछ अरसा जो है वो सेकंड टीयर को तैयार कर रहे हैं, पहले टीयर को बचा के रखा, सेकंड टीयर। लेकिन पीपल्स पार्टी के हैवी हिटर्स जो हैं, शहरी रहमान भी इसके अंदर मौजूद हैं, नवीद कमर इसके अंदर मौजूद हैं, शाज़िया मरी इसके अंदर मौजूद हैं, खुर्शीद शाह मौजूद है, हैवी हिटर्स भी हैं। बिल्कुल है। देखें, उन्होंने इस वक्त अगर देखा जाए ना तो जरदारी साहब अगली गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि वो अपने हैवी हिटर्स को बिल्कुल ही आउटसाइड रखते और वो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते जब उनके पास अगली हुकूमत का चार्ज आता। तो उन्होंने सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए, आपने देखा कि कॉमर्स की मिनिस्ट्री भी रखी है, निजकारी उनकी फील्ड है, उसमें उन्होंने अपना बंदा जो है वो रखा है। क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनली दुनिया में अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो एक शोबा है जिसको लेके चलना पड़ता है, इवन यूनाइटेड नेशन लेवल पे। और फिर फॉरेन ऑफिस, जो मिनिस्टर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो भी आ जाएंगे, यही कहा आ जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखेंगे। माजिद साहब, अमूमन तारीखी तौर पर आप देखें तो वजीर आजम जो है वो अपने पास लॉ भी रख लेते हैं, डिफेंस भी रख लेते हैं। डिफेंस ज़्यादा रखा है वजीर आजम ने, बल्कि अगर आप वहाँ पे बोर्ड पे जाके कभी देखें तो वहाँ पे हर वजीर आजम डिफेंस मिनिस्टर रहा है बोर्ड के ऊपर। लियाकत अली खान से स्टार्ट करें तो फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं इनके, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नहीं है। ये जगह खाली छोड़ी है या शहबाज शरीफ साहब अपने पास रखेंगे? आपको क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी कामयाब आदत है वजारतें अपने पास रखने की। लेकिन लग ये रहा है कि वो फॉरेन ऑफिस के अंदर किसी ना किसी अपने जानने वाले को या इत्तेहादी जमात के किसी आदमी को ज़रूर फिट करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री को इत्तेहादी जमात को मुकम्मल तौर पे देना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो देंगे तो ये एक बहुत बड़ी सियासी बेट होगी और ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्योंकि वजारतों में अमूमन कॉम्बो बनाया जाता है कि अगर स्टेट मिनिस्टर दूसरी जमात का है तो फेडरल मिनिस्टर अपने पास रखा जाए, फेडरल मिनिस्टर दूसरा है तो स्टेट मिनिस्टर अपने पास हो। सो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये बड़ा एक खतरनाक सियासी कदम होगा। अच्छा, ये खतरनाक क्यों सियासी कदम होगा? हिना रबानी खर जो है वो बहुत सीजनड है और वो इस वैक्यूम को फिल भी कर सकती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हुए चला भी सकती हैं कि नहीं? देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि अगर इख्तलाफ की कोई सूरत पैदा होती है तो उसके अंदर सूरत हाल क्या बनेगी, ये वो अहम सवाल है जिसका अभी तक मेरा ख्याल है जवाब नहीं है। क्या वज़ीर आज़म अपनी मनमानी करेंगे या हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके चलेंगी? तो ये कॉन्फ्लिक्ट में जब जाएंगे तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन का इम्कान है, बाकी वजारतों से ज़्यादा यहाँ पे मसला हो सकता है। यहाँ पे जो आप दोनों मिस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में अभी तक की जो कंफर्म इतलात हैं वो यही है कि वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। उन्होंने आज हल्फ क्यों नहीं लिया, उसकी 2-3 वजूहात सामने आई हैं। एक वजह तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो कुछ इत्तेहादी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। जैसे BNP बेंगल आज थोड़ी सी नाराज़ है, उनको करना है। इसी तरह जो ANP है उनको करना है, और मोहसिन दावड़ जिनके बारे में काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थी कि वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कुछ तो शरारत भी कर रहे थे कि उनको मिनिस्टर डिफेंस बना दिया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं था। लेकिन ये कि उनको कैबिनेट का हिस्सा होना था, वो क्यों नहीं हुए, इसका आपका ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इम्कान बड़ा वाज़े है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बने? आज के दिन तक पीपल्स पार्टी खुद ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। और जो आपने बात की कि अगर कहीं पे इख्तलाफ आता है, माजिद साहब ने बात की कि इख्तलाफ आता है तो उसको हल कैसे किया जाएगा। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना चार्ज लिया था उस दिन हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जी हमने हर फैसला ये तय किया है कि हर फैसला जो इत्तेहादी क़यादत है वो जहाँ जहाँ भी मसला आएगा हम मिल के बैठेंगे और तय करेंगे। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ की इन 7 दिनों के अंदर कम से कम तमाम इत्तेहादी लीडर से 4-4 दफ़ा मुलाकातें हुई। उनकी पार्टी वाले अब कह रहे हैं हमसे नहीं मिलते, इत्तेहादियों से ज़्यादा मिलते हैं। ये अदर वे राउंड है। ये इन्होंने हल तो निकाला हुआ, इन्होंने वक्त अपना पूरा करना है। जितना भी डिसाइडेड होगा इनके पास, मुमकिन है वो 1 साल हो, जिस तरह मौलाना ने कल कहा, तो इन्होंने अपना वक्त पूरा करना है। और उस वक्त में इन्होंने अपने जो मैकेनिज़्म है वो भी तय किए हुए हैं, और वो मैकेनिज़्म राउंड करेगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना और बाकी जो इत्तेहाद, यानी जिसको कहते हैं कमेटी ऑफ एल्डर्स उन्होंने बिठाई है, जिसके तहत ये चलेंगे। ज़रा ये फाइनेंस, इसके फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर रहिएगा। सबसे बड़ा जो क्रूशल नुक्ता है मेरे ख्याल में, वो फॉरेन ऑफिस से ये तहकीक करके बात निकालना है कि ये साइफर जिसने पाकिस्तान को पागल किया हुआ है नफसियाती तौर पर और सियासी तौर पर, इसका फॉरेन ऑफिस के अंदर
जो तहकीक हुई है इस साइफर के ऊपर वो क्या हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक नुक्ता फाइनेंस को फिक्स करने के अलावा जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए फौरी तौर पर मेरी नज़र में, वो तो ये है कि भाई ये साइफर बला क्या थी, इसकी माजी क्या है और फॉरेन ऑफिस का इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपका क्या ख्याल है माजिद साहब कि ये तरजीह होनी चाहिए या आपके ख्याल में वो कहेंगे कि नहीं ठीक है ये पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी में जाएगा वहीं पे बात करेंगे? मेरा ये ख्याल है जी कि इस मसले को हल करना ही पड़ेगा और इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि ये इल्ज़ाम इतना बड़ा है कि जिसकी सफाई होनी चाहिए। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो या गलत हो, बहरहाल इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा ये कि एक दो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग में तारिक फातमी भी फुटेज में सामने आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो पुराने दोस्त हैं उन्हें इस महाज पे उनकी मुआवनत तलब कर ली है। और दूसरा, जहां तक मोहसिन दावड़ की बात है तो उसमें अगर आप ये देखें कि JUIF के एक वजीर हैं, उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल शकूर, वो फाटा जो साबका फाटा है उसके जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर हैं, सूबाई अमीर हैं। तो जब मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मोहसिन दावड़ को काउंटर करने के लिए अपना फाटा से एक वजीर का कैबिनेट में शामिल करवा लिया है। अब अगर मोहसिन दावड़ को शामिल किया भी जाए तो मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर हो जाएंगे, क्योंकि फाटा की जो मुकामी सियासत है उसके अंदर वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, दो और नुकात मैं सामने रखना चाहूँगा। मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन से डील कर रही थी, कोई इसमें अनहोनी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मूव किया। देखें ना, डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया आते सारे। उसके बाद उन्होंने पीका के रिव्यू में चले गए, यानी कि जो काम उस वक्त नहीं किया उसको अब ये पूरा करेंगे, जो सिविल सोसाइटी के मामला थे वो उसके अंदर लेके आएंगे, और राइट टू इंफॉर्मेशन उसको इन्फोर्स कर रहे हैं, और जर्नलिस्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको भी इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में पहले से तैयार बैठे, ये एजेंडा उन्होंने तय किया हुआ था। ये कह लें जी कि एक लिहाज से पॉपुलिस्ट वो कैलेंडिसियंस भी हैं, पब्लिक की डिमांड भी हैं। और जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जीतने के बाद, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी। तो उस पर एतराज़ भी आया था मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कि आपने बात नहीं की। तो इन्होंने वो सारा एतराज़ आज दूर करने की कोशिश की और उसको वो ले के आए हैं। आप बात कर रहे थे साइफर की, आपने ख़बरें देखी होंगी और ये बात सच है कि इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर एक तरह से एक बगावत मौजूद है कि जिन लोगों ने उस साबिक़ हुकूमत के साथ इस बात पे एतराज़ किया कि आपने एक डिप्लोमेटिक केबल को या एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया। तो अब अगर इत्तेहादी हुकूमत फॉरेन ऑफिस में आती है तो उसकी तहकीकात का फोरम तो यकीनन या तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होगा। लेकिन विषय देखें ना, एक इदारे को अपनी भी तो कोई साख बरकरार रखनी है या नहीं। देखें ना, इदारे की साख की हालत यह है कि 3 हफ्ते से बल्कि 4 हफ्ते से वीकली ब्रीफिंग जो फॉरेन ऑफिस का एक रेगुलर फीचर है और कई दहाइयों से रेगुलर फीचर है वो नहीं हुई। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं। फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इंतज़ामी तौर पे ये काम कर सकते हैं, वो अपने इदारे की नुमाइंदगी कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पर कोई बात होती है तो पुलिस का नुमाइंदा बोलता है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होती है तो उनका नुमाइंदा बोलता है, FBR के पास अपना बंदा मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अपना बंदा मौजूद है। फॉरेन सेक्रेटरी को ये तौफीक नहीं हुई कि भाई अपने इदारे की नुमाइंदगी करते हुए बता तो दें कि मामला क्या है। माजिद जी, इस हवाले से जहां तक मालूमात मिली हैं वो ये है कि उनका रवैया और तर्ज अमल कुछ ऐसा है कि वो इस तरह की इख्तलाफी बातों से और स्पेशली मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, और जो उनके बॉसेस हैं उनके साथ ही वो अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं और उनके वो आपने दुरुस्त कहा। लेकिन मेरा उसमें मानना यह माजिद कता कलामी होती है, तो फिर उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस से भी दूर रहा करें जो उनके ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं। सारे पाकिस्तान को घनचक्कर बना दिया है उनके इदारे के अंदर एक साइफर ने, और ये क्या नखरा है कि वो मीडिया से दूर रहना चाहते हैं। आज तस्वीरें तो बड़ी खिंचवाई हैं कि मैडम इधर से चलें, मैडम इधर से चलें, ये कॉरिडोर है, ये लिफ्ट है, तो वहां पर तो मीडिया के साथ रहे। जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये पहले दिन से तय किया हुआ है। अगर आप उनके सेक्रेटरी खारजा के तौर पे तमाम अरसे को देखें तो वो किसी भी मुतनाज़ा चीज़ में नहीं पड़ना चाहते। वो जिस हद तक और जिस करीबी हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अटैच थे, उन्होंने उसी तरह से आज नए वजीर का इस्तकबाल किया। लेकिन सिदम ज़रीफ़ी ये देखिए कि जिससे वो बचना चाहते थे बीच भंवर में खड़े हैं। यानी जो शख्स
अपने कैरियर में मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था। वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक तारीख के बदतरीन तनाज़े के भंवर के बीच में खड़ा हुआ है। वो कह रहा है जी कि मेरी पॉलिसी क्या। देखें, हमें चलते चलते बिल्कुल तशनीगी रह जाएगी। राना सनाउल्लाह एज इंटीरियर मिनिस्टर, यानी इससे ये क्या तब्दीली है? मतलब असल में तब्दीली तो ये है, राना सनाउल्लाह एज इंटीरियर मिनिस्टर, और अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर, तो भी गलत ना होगा। तो वो राना सनाउल्लाह को अगले इस वास्ते लेके आए हैं कि जो कुछ हमने पिछले 3.5 साल में भुगता है, और अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदला लेना है, तो राना सनाउल्लाह वाहिद शख्सियत हैं जो, जिसको कहते हैं ना, विट्टी रह के ये सारा काम कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह का मैंडेट क्या है? शेख रशीद का मैंडेट तुम्हें पता था? अब पता नहीं कि राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर बने तो शेख रशीद क्या सोच रहे होंगे इस पर। माजिद सर जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि राना सनाउल्लाह का इंतखाब इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने पिछली हुकूमत में कैद काटी है, तो वो उस सियासी इंतकाम के या उस सियासी दर्द को वो बजाते खुद महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए कि जिसके ऊपर वो सितम गुजरे हों, ताकि वो और ये भी उनसे आगाह हो और उसका मुदावा भी आके इस हुकूमत के अंदर कर सके। तो इसलिए इन दोनों का ये मुतफिका फैसला था कि इनको यहाँ पे लाया जाएगा। और वैसे भी मुझे पता है बैन सतूर क्या कह रहे हैं, मुझे पता है बैन सतूर क्या कह रहे हैं। जितने वजीर दाखिला है वो बाद में उनके हालात इतने अच्छे नहीं रहते। चौधरी निसार और चौधरी शुजात की मिसालें हमारे सामने हैं, तो देखते हैं राना सनाउल्लाह बाद में क्या करते हैं। ये देखें कि बाकी जितने लोगों पर भी मुकदमे बने हैं ना पिछले दौर में, तो उनकी साबका वजारतों के कुछ लेन देन, ये वो किसी न किसी को किस चक्कर में फंसा के उनके मुकदमे बने, इन पर तो मंशियात डाली गई जो साबित भी नहीं हुई। तो अब जाहिर है वो सबसे बड़े विक्टिम थे ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, तो वो अब अपना उनको हिसाब पूरा करने के लिए। इस जाविये से बड़ी दिलचस्प काबीना लगती है। पाकिस्तान कभी भी न्यूज़ के अतबार से दिलचस्पी से खाली नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिलचस्पी के साथ साथ कोई काम भी होगा और नताइज भी सामने आएंगे। अगला हिस्सा हमारा तैयार है। हम जानना ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उसके ख़ानदान को ज़मीन पर घसीटा, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया और बदतरीन जहनी, नफ्सियाती और रेपुटेशन के हवाले से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर बाद में कहा गलती हो गई। खुशामदीद नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस। अगले चीफ जस्टिस है सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर। उनको, उनकी फैमिली को जिस तरीके से कोर्ट्स के अंदर घसीटा गया, उसकी तारीख पाकिस्तान की जुडिशरी में तो क्या, आपको दुनिया भर की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। सदारती रेफरेंस दायर किया गया, तमाम काबीना को डिप्लॉय किया गया कि उनकी ख़ानदान की, उनके बच्चों की ऐसी की तैसी करें। इदारों को, FPR को, FIA को और ये एसेट्स रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर वाला, इसको डिप्लॉय किया गया। 2 नंबर लोगों से जो है बाकायदा दरख्वास्तें दिलवाई गई। वो तमाम काम जो आप सोच सकते हैं, जो मुकामी लेवल पर रसागीर करते हैं, वो उनके साथ किया गया। और आज साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं मेरे से हो गई गलती। क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी मौजूद है हमारे पास, हसनात मलिक साहब भी, आप दोनों का शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, आपको शौक लगा जब आपने सुना कि इमरान खान ये कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं लगा। आपको शौक लगा? नहीं, उससे पहले वो ऑफ द रिकॉर्ड अपने दोस्तों को एक जब आपने पहली मरतबा सुना शौक लगा? बिल्कुल कोई शौक नहीं था, क्योंकि गलत बात है ना। नहीं गलत बात है तो जब वो कर रहे थे, हाँ, तो उसको किया, उसको फिर उन्होंने मान लिया। रहे थे उनको, कुछ लोग कह रहे थे कि मत करें ऐसा, लेकिन उन्होंने किया। और कब से किया? अब ये देखें ना कि उसके अंदर विच हंटिंग कब से शुरू होती है। 2018 का धरना, जजमेंट आती है, उसके बाद उसके रिव्यूज दाखिल होते हैं। रिव्यूज के अंदर से ही शुरू हो गया था। पीटीआई और एमक्यूएम ने शुरू कर दिया था कि जी मिसकॉन्डक्ट किया, इनको निकालें यहाँ से। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि 2019 में फरवरी के अंदर और जो है ये काम शुरू हो जाता है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि पूरी स्टेट मशीनरी को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काजी फ़ाइज़ ईसा के कोयटा में, इधर इमिग्रेशन के ऊपर उनकी तस्वीरें, उनके बच्चों की स्पाइंग, और मतलब कौन सी चीज़ जो सी है वो नहीं की जाती। और फिर एक उस शख्स के ज़रिए से किया जाता है, किसके ज़रिए से, कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ARU का सरबराह जिसको बनाया जाता है शहजाद अकबर मिर्ज़ा,
उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और फिर जो है वो वही डोगर साहब जो हैं वो ख़त लिखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वो ख़त की बुनियाद के ऊपर अब वो वही डोगर साहब, ये काजी फ़ाइज़ मिसेस रीना ईसा ने अपनी उसमें लिखा है पिटीशन के अंदर कि वो अपने आप को किस इदारे का टाउट कहता रहा। तो अब लेकिन ये तमाम तफसील जो है इसके पेश नज़र ही मैं कह रहा हूँ कि आखिर में इतना कुछ करने के बाद उस्ताद साहब वो कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से ज़्यादा सही नहीं सा जो कुछ हुआ उनके साथ, क्योंकि अब मसला ये आ रहा है कि ये एक ऐसी मूव थी कि पूरी, इसमें आप कहें कि पूरी रियासत इन्वॉल्व थी। अदलिया ने भी अगर रेफरेंस को क्वेश्चन किया तो वहाँ पीनल कॉन्सिक्वेंस उनको केस भेज दिया, वो तहकीक करते रहे, नोटिस लगाते रहे। तो इसमें अदलिया और भी सारे FBI सारे इदारे, ठीक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है इमरान खान साहब जो हैं उनको इस पे, लेकिन जब मौका था अदलिया के पास कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का या उनको कोई स्ट्रक्चर पास करने का, वो नहीं किया, रिस्ट्रेन शो किया। लेकिन मेरी गुजारिश ये कि अदलिया ने नहीं किया, दैट डजंट जस्टिफाई जो हुकूमत ने किया। ट्रिगर कहाँ से होती हैं चीज़ें? देखने बात यह है ना कि अब अदलिया के पास तो आया, बाद में आया ना, और वो भी कब आया? अब उसके अंदर ठीक है, जैसे आसिफ खोसा साहब का अपना एक वो है तर्ज अमल है कि क्यों इतनी जल्दी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर इसको पहिए लग गए रेफरेंस को, वो एक और पहलू है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ, और फिर एक दूसरी बात जो उनसे ना वो ये कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई। आपको ये जो पहला फैसला आया FBI को भेजने का, उसमें जब रेफरेंस क्वेश्चन करने की बात हुई और ये बात आई कि भी आया मुनीर मलिक साहब ने जो है वो ये अपनी प्ली ली कि फेडरल कैबिनेट से इसकी मंजूरी नहीं ली गई है, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर खान जो हैं उन्होंने अदालत को कायल किया कि इसके लिए वफाकी काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव था कि वो इसका रेफरेंस दाखिल कर सकता था, और ये बात अदालत ने कबूल की है। तो इस तरह जो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि काबीना के अंदर हमने जो है मुखालफत की थी, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं, इसलिए फरूक नसीम जो है वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि अमूमन नहीं करते हैं। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल? वो उन्होंने कल कहा ना कि वो ये बकवास है। तो अब ये जो बातें हैं इसमें, लेकिन मुबर्रा कोई भी नहीं है। ARU जिसको पहले दिन वज़ीर आज़म ने एसेट रिकवरी का सरबराह बनाया, उसकी इलीगल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वफाकी वज़ीर क़ानून ने इजाज़त दी तहकीकात करने की, और जज की फैमिली को स्पाइंग की गई, मलाइन किया गया, और प्रोसीजरल जो भी गलतियां हुई वो तो अपार्ट। लेकिन फिर उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू किसके लिए दाखिल किया? रिव्यू खारिज हुआ तो फिर क्यूरेटिव रिव्यू भी तो आया। हसनाद, अगर व्यूअर्स के लिए आप बता दें कि सदारती रेफरेंस था क्या कह रहे थे जज के बारे में समरी फॉर्म में? उनका ये था कि जी जो उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, यानी बदनवान जज है, वो ये कहना चाह रहे थे कि बदनवान जज है, करप्ट जज है, और उन्होंने एसेट्स बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एलिगेशन था। जज साहब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जज साहब बदनवान हैं, और इसके अलावा और क्या चार्जेस है उसमें बीच में? टैक्स एवेजन ने किया। तो बेसिकली जज साहब कह रहे थे आप 2 नंबर है तो आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये रेफरेंस सदारती था, ये सदारती रेफरेंस था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने, अब ये यहाँ पे भी देखें ना कि ये रेफरेंस है सदर के पास, आपने भिजवाया, सदर के पास माइंड अप्लाई करने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त होता है, सदर ने तो कोई माइंड अप्लाई नहीं किया उसके ऊपर। तो ये इतनी फौरी सारी चीजें जो हैं वो कौन करता रहा? सदर की किसके कहने पे होती सदर की लायबिलिटी क्या बनती है? FBI किसके अंडर था? अभी सदर से शुरू, सदर की लायबिलिटी क्या बनती है? बिल्कुल बनती थी। जब रेफरेंस क्वैश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो उस पर बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स में है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो आप कार्रवाई करें कंप्लेनेंट के खिलाफ, लेकिन नहीं की गई, बल्कि मजीद जो लकूना थे रेफरेंस उसमें मामला FBI को भेजा गया। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब से अलावा जो इंटरनल जुडिशियल पॉलिटिक्स है उसको भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए इस पूरे मामले में, चाहे जस्टिस आसिफ सईद खोसा का रोल है, चाहे साकिब निसार का रोल। इसको 1 2 3 करके मुझे सदर से शुरू करें, सदर की लायबिलिटी क्या मुझे बताएं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी जो जजमेंट है उसके अंदर सदर, वजीर आजम और वजीर कानून की लायबिलिटी फिक्स की हुई है कि इन्होंने खिलाफ आइन काम किया, उनके खिलाफ, और अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं वाक़ईतन मैंने गलती की है, यानी उन्होंने तस्लीम करें। तो जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट उसका मौजूद है वहां पे,
जिसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज उसके अंदर लिखे। बेसिकली उनका है कि एक रिटर्न किसी भी टैक्स पेयर के हैं वो आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते, और यहाँ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई। देखिए ये तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो थी नहीं, दो चीजें और भी पूरे है का ना, पूरा एक समझने गंदा नाला उनके ऊपर खोल दिया था ना। देखिए 216 के तहत आप टैक्स रिटर्न्स जो हैं किसी के नहीं देख सकते। आपने देखे, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, और फिर एक कानून के अंदर तरमीम करके आपने अपनी उसको मेलाफिडी ज़ाहिर की। आपको याद है जैसे मिसेस सरीना ईसा ने नैब को भी एक दरख्वास्त दी थी कि फ़रोग नसीम साहब और जिन लोगों ने ये तरमीम किया कानून के अंदर, ये मेलाफिडे की बुनियाद पर सदर की लायबिलिटी का तयन हो गया, साबिक वज़ीर आज़म की लायबिलिटी का तयन हो गया, वफाकी काबीना तमाम की तमाम जिम्मेदार है या नहीं? काबीना को तो मंजूरी नहीं ली गई। जो जुडिशल रिकॉर्ड है उसके अंदर काबीना में जो आपको बात कर रहा था ना कि अटॉर्नी जनरल मंसूर खान ने कहा कि इसके लिए रेफरेंस के लिए काबीना की मंजूरी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ जो है वो खाली प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो तो सारी काबीना को मिला के फेडरल गवर्नमेंट बनती है ना। तो प्राइम मिनिस्टर अपने तय तो काम नहीं कर रहा ना, वो तो पूरी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ने डिसेंड नहीं किया, किसी मिनिस्टर ने ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा, ऑफ द रिकॉर्ड चाहे कहते भी रहो, ऑन द रिकॉर्ड कि जी हमने इस रेफरेंस के खिलाफ है। इसके अलावा जो जिस तरीके से विंचेंट और सोशल मीडिया पे जो कुछ एक कंपेन मैसिव चलाई गई उसको रोका नहीं गया। FBI वैसे अगर आप देखें तो यहाँ नोटिस आ जाते हैं किसी आम शहरी के हवाले से, और एक जज के हवाले से ट्रेंड ट्विटर पे चलाया गया, लेकिन कुछ किसी ने इस तरफ नहीं तवज्जो। और उसमें मेरा ख्याल है कि अदलिया भी और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहबान चाहे गुलजार साहब हैं चाहे खोसा साहब हैं, उनको चाहिए था कि वो वैसे अमूमी बात कर रहा हूँ बसद एहतराम, अमूमी बात कर रहा हूँ कि कितनी बड़ा धचका होगा कि वो कह रहे हैं जी हमने तो इतना काम इसके ऊपर कर दिया, तो वो तो बंदा कह रहा है मैंने गलती की थी। आप तो देखें हमने तो पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया, हमने उसको अमलन जो है उसका फैसला भी कर दिया, तहकीकात भी दे रही, बंदा कह रहा है जी दरअसल मुझे करना ही नहीं चाहिए था। आप ये देखें कि उस गलती, इनकी इस गलती की बुनियाद पर जब एक डेवलपमेंट के हवाले से, फंड के हवाले से जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, तो उस केस की समाअत करने वाले 5 जज साहिबान में से 4 ने कहा कि आप इमरान खान साहब मतलब केस ही नहीं सुनेंगे। तो आप ये देखें, आप मतलब कि मुकदमा वजीर आजम का था, फैसला जज के खिलाफ आया, तो ये कहां से कहां हम पहुंच गए। ओवरऑल जुडिशरी का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जुडिशरी 2 कैंप में डिवाइड हो गई, और ऐसे एक दूसरे के हवाले से यानी इमरान खान देखें वो इमरान खान खुश तो होते होंगे कि देखें मैं गलती भी करूं ना तो उसका भी असर होता है, मैंने गलती की, जुडिशरी डिवाइड हो गई, मुआशरा डिवाइड हो गया, जज डिवाइड हो गए, बहस डिवाइड हो गई। वो जो मीडिया वाले हैं कहते हैं अपने आप को सहाफ़ी, जिनके जरिए ये कैंपेन चलवाई गई, मुझे सितम ज़रीफ़ियों का अंबार नजर आ रहा था, उसमें से एक सितम ज़रीफ़ी ये भी थी, उन्हीं के जरिए बताया जा रहा है कि मैंने गलत किया। और वो कह भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने गलत किया। पहले मेरा तोहफा मेरी मर्जी थी, अब उसका रेफरेंस मेरी गलती। मतलब एक अजीब सी बात नहीं लगती है आपको कि कर क्या रहे हैं? इसको बुनियाद बना के जरा फ्यूचर लुकिंग दे, इसको बुनियाद बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर जज, उनकी बेगम बतौर पाकिस्तानी शहरी, उनके बच्चे बतौर टैक्स पेयर्स पाकिस्तानी शहरी क्या कर सकते हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने उनके खिलाफ बदतरीन कैंपेन चलाई, क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये तो काम अदलिया का है, उनका एक जज जो है उसकी इस तरीके से उसको टारगेट किया गया। और दूसरा बिल्कुल, और दूसरा जो मामला है वो सरीना ईसा का जो है, सरीना ईसा के साथ जिस तरह उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके बच्चों की गई, वो अपने लीगल कोई ना कोई इस पे जज साहब कुछ ना करें। जज साहब अब मेरा ख्याल है कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट में भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में बेइज्जती करवाना तो नहीं है ना यार, मेरा मतलब है कि वो नहीं। देखें बात ये है कि जब अदालती फैसले कह रहे हैं कि ये मेलाफिडे इन लॉ भी है, मेलाफिडे इन फैक्ट भी है, और फिर आप आके उसको प्रोसीजरल बुनियाद के ऊपर क्वेश कर रही हैं। ये 10 के 10 जज साहबान ने इस रेफरेंस को क्वेश किया है। उसमें जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं वो इसके पीनल कॉन्सिक्वेंस कह रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल में एक है कि भी उसकी बुनियाद के ऊपर क्या हो सकता है, दैट इज़ ये पर तो देखने वाली बात है। अदलिया को खुद बैठ के सोचना होगा कि हमने क्या किया। जब हम मतलब एक और भी चीज़, ज़रा इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं कि उमरता बंदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब ने इनके घर को रेगुलराइज किया, उन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। अब ये जो 9 अप्रैल वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहे थे, उससे जब अदालत ने उनको रोका तो वो उनके खिलाफ हो गए। इस हद तक खिलाफ हुए कि लंदन में जूते जज साहबान की तस्वीरों के ऊपर जूते बरसाए गए, हाँ, जिनमें से एक ने ये वो जज साहबान समझे जाते थे जो इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जिसके बारे में हम कहा करते थे। अगर उनके साथ लड़ाई होगी है तो फिर अब जबकि इलेक्शन भी आने वाला है और ये चांस भी हो कि आगे मेरी हुकूमत बनने वाली है और उस हुकूमत में काजी फाइज अगर चीफ जस्टिस हुए तो फिर क्या होगा,
तो इस बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ये गलती तस्लीम करना नहीं है। इतने नाराज हो गए कि कुछ इतलात हैं कि ये हो गया कि इन 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस नहीं फाइल होना चाहिए। ये भी डिस्कशन हुई पीटीआई के इंटरनल, वहाँ फिर उस वक्त फॉर्मर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान ने उनको डिसेंड किया कि ये क्या आप कर रहे हैं, इस तरह रेफरेंस नहीं फाइल होते, मैं किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा इस मूव का। फिर एक एप्लीकेशन दायर की कि जी आप जो 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं उसमें फुल कोर्ट बिठाएं, आपका जो है माइंड पहले प्रेजुडिस हो गया आप। लेकिन वो केस आर्गू उन्होंने फिर अली जफर जो सेनेटर है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जी हम ये एप्लीकेशन जो है इसको प्रेस नहीं करते। बाबर मान साहब का ये था कि फुल कोर्ट बैठे, हम ये 5 जजेस जो हैं इनका माइंड तो डिस्क्लोज हो गया हमारे खिलाफ और सारे भी बैठे। I have to leave it there। अब ये बताते हुए नाज़रीन कि अपने तमाम तर सहाफ़ियाना कैरियर के अंदर मैंने कभी इतनी जल्दी हालात को ऐसे पलटा खाते नहीं देखा कि हक़ाइक़ इस तरीके से तश्त-ए-ज़बाम हो, उन लोगों के हाथों से हो जिन लोगों ने अपने हाथों से ये वारदात की, उन लोगों की ज़ुबानों के से हक़ाइक़ बयान हो रहे हों जिन लोगों ने अपनी ज़ुबानों को गिरवी रखवाया और बदतरीन कैंपेन्स की, उन लोगों के साथ ये हो रहा हो जिन्होंने दूसरों के साथ ये करने की कोशिश की। लेकिन ये सादा मामला नहीं है कि आप किसी जज और उसके ख़ानदान और दूसरे लोगों के साथ ऐसा काम करें, फिर आखिर में आके ये कह दें अदलिया तकसीम हुई इस बात पे। और फिर आखिर में आके कह दें कि मेरे से गलती हुई है। दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।